हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, CCS यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। और हर साल की तरह इस साल भी मैं BA फाइनल ईयर वालों को पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, हर साल मैं BA फाइनल ईयर वालों को पढ़ाता हूं और मेरे पढ़ाए हुए में से लगभग 80% जो है आपको डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो बच्चे हमसे पहले जुड़ चुके हैं उन सभी को पता होगा कि हमारी वीडियोज़ की क्या वैल्यू है। तो जो बच्चे एक बार नए आए हैं मैं उनको बता देता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 2 सालों से लगातार BA फाइनल ईयर वालों को पढ़ा रहा हूं और अपने द्वारा मैं सभी चीज़ों का अध्ययन करता हूं अपने आप से, और उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता हूं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता हूं। मैं आपका इसमें केवल वही क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ाता हूं, कोई भी फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसको भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे लेनी है, ठीक है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी पहली वीडियो है। और दोस्तों, मैं आपका BA फाइनल ईयर के जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होते हैं उससे थोड़े से दिन पहले ही मैं एक्टिव होता हूँ BA वालों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर में BA वालों को नहीं पढ़ाता, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी परसेंटेज गेन कर सके और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएँ, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, वो हमारी हिंदी अद्यतन एवं कोरवी लोक काव्य, ठीक है, इसके ऊपर होने वाली है। कोड A313 है। जिन बच्चों का ये कोड है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ये जो हमारा पेपर है दोस्तों, ये 21 मार्च 2024 को होने वाला है, ठीक है। इससे पहले देखिए हम कैसे अध्ययन करेंगे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो हमारा ये पेपर है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य का 21 मार्च को है। और दोस्तों, इसमें लगभग 7 लेखक है। कितने? 7 लेखक इसमें है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सच्चिदानंद, हरिदानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय जी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो हम सब इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए जो हमारे 6 लेखक हैं उनको हम एक वीडियो में 2-2 लेखक यानी कि कुल आपकी 3 वीडियो इसमें और होगी, ठीक है। 3 वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपका पूरा का पूरा जो है ये आपका हिंदी अद्यतन एवं कोरवी लोक काव्य ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपके पेपर से 2 दिन पहले मैं आपको एक मास्टर वीडियो दूंगा दोस्तों, और मास्टर वीडियो की वैल्यू जो बच्चे हमें पिछली बार पढ़ चुके हैं दोस्तों उनको पता होगा। मास्टर वीडियो में मैं क्या करता हूं, मैं पूरे के पूरे जो है यूनिटों का अध्ययन करता हूं और सभी पूरे मॉडल का निचोड़ मैं आपको इसमें करके दे देता हूं। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको मास्टर वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा और उसकी साथ में PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी बच्चे एक बार जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मुझे पता है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था कसिया में। कहाँ पर हुआ था? कसिया में हुआ था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है वो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञेय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अज्ञेय की मृत्यु जो है दोस्तों वो हुई थी सन 1987 में। कब हुई थी? सन 1987 में। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रयोगवादी काव्य धारा की समय सीमा क्या है? प्रयोगवादी काव्य धारा की जो समय सीमा है दोस्तों वो है सन 1943 से लगाकर 1959 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? देखिए, अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक का प्रकाशन है वो कब करा था? वो सन 1943 में करा था। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम तार सप्तक
प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, 1943 में। किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आपका यही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। देखिए जो दूसरा तार सप्तक है दोस्तों वो आपका 1951 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों 4 तार सप्तक है, ठीक है, कितने हैं, 4 आपके तार सप्तक है और चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपका इसमें ले लिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक भी कुछ भी तैयारी नहीं करी है, तो टेंशन फ्री होकर आप हमारी वीडियोज़ देखिए, आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। इस बात का दावा है, बच्चे पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं और अब के भी जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे और करके आते रहेंगे अगर आप हमारी वीडियोज को कंटिन्यू देखते रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। देखिए तीसरा सन 1959 में प्रकाशित हुआ था तीसरा तार सप्तक, ठीक है। देखिए 4 तार सप्तक मैंने बताए हैं, चारों के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। चौथा जो हमारा सप्तक है वो 1979 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नदी के दीप कविता में वाद्य यंत्र वर्णित है। ये है आपका वीणा। कौन सा है, वीणा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है आपका दूसरा सप्तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तार सप्तक में कितने कवियों को स्थान मिला है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तार सप्तक हमारे 4 है और इसमें जो है 7 कवियों को जो है स्थान मिला है। ऑप्शन 7 कितने हैं, 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रयोगवाद का कलापक्ष शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किसका है। यह है आपका डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवादी कविता को सर्वप्रथम किसने इस नाम से संबोधित किया था। यानी कि जो प्रयोगवादी कविता है सबसे पहले प्रयोगवाद किसने कहा था, ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अज्ञेय की सबसे लंबी कविता कौन सी है। अज्ञेय जी की सबसे लंबी जो कविता है दोस्तों वो है हमारी असाध्य वीणा, ठीक है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, इस बात का मैं आपसे दावा करता हूँ। अगर आप अंत तक हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगवाद का कालांतर में विकास हुआ है। देखिए प्रयोगवाद का जो विकास है वो किस समय में हुआ है, नवी कविता में। नवी कविता में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरे तार सप्तक में कौन कवि नहीं है। ये है आपका गिरिजा कुमार माथुर जी, ये हमारे दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है वही स्थान साहित्य के क्षेत्र में किसका है। देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रगतिवाद का। किसका, प्रगतिवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है अज्ञेय जी को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। हिंदी में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम किसे माना जाता है। देखिए हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी में देखिए ये है हमारा सन 1943 में। सन 1943 में जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये किसी स्कूल के नहीं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं है, अभी राही है। यह टिप्पणी अज्ञेय ने किसके लिए की है। देखिए ये जो आपकी टिप्पणी है ये अज्ञेय जी ने करी है प्रयोगवादी कविता के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अज्ञेय राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहते हैं। ये कहते हैं तार सप्तक के कवियों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अज्ञेय को लगभग समग्र काव्य किस नाम से 2 खंडों में संकलित हुआ। यानी कि जो अज्ञेय जी हैं उनका जो पूरा का पूरा काव्य है वो 2 खंडों में किस में संकलित हुआ है, सदा नीरा में। किस में हुआ है, सदा नीरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रयोगवाद का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है। तार सप्तक में माना जाता है या हम इसी को कहते हैं पहला तार सप्तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरि जो अरुणा प्रभामय के रचनाकार कौन है। देखिए जो हमारी ये रचना है ये किसकी है, ये हमारी अज्ञेय जी की रचना है। कौन सी, अरि ओ करुणा प्रभामय, ठीक है। इंपोर्टेंट रचना है, याद रखेंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाना है यहीं से, ठीक है। आपका इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है।
टेंशन फ्री होकर पढ़ना है आराम से। असाध्य वीणा की मूल कथा किस पर आधारित है? ये है हमारी चीनी लोक कथा पर आधारित। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असाध्य वीणा के रचयिता कौन है? असाध्य वीणा के रचयिता अज्ञे जी है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने खुद सेलेक्ट किया है, अपने हाथों से लिखा है एक एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो कंटेंट बहुत जबरदस्त है, इंपोर्टेंट कंटेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। नदी के द्वीप नामक कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? ये है हमारे व्यष्टि चेतना का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बावरा अहेरी किस कवि की रचना है? बावरा अहेरी अज्ञे जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30वां क्वेश्चन, नदी के द्वीप कविता किसका प्रतीक है? नदी के द्वीप जो हमारी कविता है ये किसका प्रतीक है? मनुष्य के स्थायित्व का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दीप अकेला कविता में दीप किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है? ये है हमारा स्नेह भरे व्यक्ति का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। नदी के द्वीप कविता की विषय वस्तु क्या है? नदी के द्वीप जो हमारी कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अज्ञे जी के द्वारा। और इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु मतलब ये किस पर आधारित है? ये है हमारी समाज में व्यक्ति की स्थिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सन 1936 में आगरा में सैनिक से पत्रकारिता किसने प्रारंभ की थी? ये करी थी अज्ञे जी ने। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे अज्ञे जी की। भग्नदूत का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? दोस्तों ये हुआ है 1933 में। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप एक बार तो इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक बार 2x स्पीड में देख लेंगे तो आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं PDF से पढ़ना तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की मैं आपको लिंक दूंगा। आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी वहीं पर ही, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे 36 की ओर। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की रचना है, ये भी इंपोर्टेंट है। चलिए अज्ञे किस वर्ष यूनेस्को की ओर से यूरोप गए थे? अज्ञे जी जो यूनेस्को की ओर से यूरोप में गए थे वे गए थे सन 1955 में। अज्ञे का पहला कविता संग्रह कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये है आपका भग्नदूत। चलिए आगे बढ़ जाएंगे 39 की ओर। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम निर्धारित करना है। देखिए प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको क्रम में लगाना है। सबसे पहले जो रचना हुई थी वो इत्तेलम की हुई थी, उसके बाद बावरा अहेरी आई थी और उसके बाद सागर मुद्रा, ठीक है। किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बावरा अहेरी किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? अज्ञे जी की रचना है, ठीक है। ऐसे ही सागर मुद्रा भी पूछी जा सकती है और इत्तेलम भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ये है आपकी अज्ञे जी की। दोस्तों एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असाध्य वीणा अज्ञे के किस काव्य संग्रह से संकलित है? ये है आपकी आंगन के पार द्वार में, ओके। इत्तेलम नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ये है आपके अज्ञे जी। आपसे पूछा जा सकता है कि इत्तेलम क्या है? एक प्रकार का काव्य है। क्या है? एक प्रकार का काव्य है, ये भी आप बात याद रखेंगे, ये भी पूछी जाएगी। रूपाम्बरा किसके द्वारा संपादित काव्य है? रूपाम्बरा क्या है? पहला क्वेश्चन, ये आपका एक काव्य है और किसके द्वारा संपादित है? अज्ञे जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक के रूप में किस कवि ने कार्य किया था? ये किया था अज्ञे जी ने। चलिए यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। इसमें पंक्ति का अभिप्राय क्या है? पंक्ति से क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर समाज से, ठीक। किससे है? समाज से है। आगे बढ़ेंगे। बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? बावरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। अज्ञे ने किस पत्र का संपादन किया था? अज्ञे ने प्रतीक पत्र का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवादी नवीन काव्य धारा को जन्म देने और विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है आपका अज्ञे जी को। किसको जाता है? अज्ञे जी को जाता है ये भी। चलिए 49 की ओर बढ़ जाएंगे। प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्ति एवं चिंतन पद्धति का सर्वाधिक विवेचन किसने किया है? ये किया है अज्ञे जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। कलगी बाजरे की
की रचना किस शैली पर आधारित है। देखिए इसकी शैली पूछी है कलगी बाजरे की, ये है प्रतीकात्मक शैली। और किसके द्वारा लिखी गई है ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है, ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अज्ञे ने तीसरा सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संग्रहित की है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरे तार सप्तक में कितने कवि हैं। ये हैं आपके 7 कवि। ठीक है, 7 कवियों की जो रचना है किसमें छपी गई थी, तीसरे सप्तक में छापी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अज्ञे मेरे बहुत बड़े शिल्पी, शब्द और कलाभिव्यक्ति के पारखी, शालीन सुरुचि संपन्न, तटस्थ, आत्मलीन और अंदर से मैं समझता हूँ एक अच्छे इंसान रहे। यह कथन किसका है, यह है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, लगभग आपके 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, और 80 के 80 इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन की, इसमें जो हमारे टोटल क्वेश्चन थे वो लगभग आपके 150 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चनों में से जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपकी क्रीम है, वो मैंने निकाल के आपके सामने रख दी है। ठीक है, तो आपको मॉडल वॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से इनको पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका और अच्छा स्कोर आए तो आप मॉडल जरूर पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मॉडल बिल्कुल भी ना पढ़िए, आपको मॉडल भी पढ़ना है और मेरे द्वारा जो आपको ये वीडियोस दी जाएगी आपको इनका भी अध्ययन करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। अज्ञे ने प्रयोगवादी नई कविता और नए कवियों की पृष्ठभूमि तैयार की है। यह उक्ति किसकी है, ये कही है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है। देखिए अज्ञे जी ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। चारों मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आत्मनेपद अज्ञे की किस विधा की रचना है। ये है आपकी एक प्रकार का निबंध। क्या है ये, एक प्रकार का निबंध है। आगे बढ़ेंगे। अज्ञे ने सन 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। देखिए अज्ञे जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1964 में मिला था, एक क्वेश्चन। और किस रचना पर मिला था, आंगन के पार द्वार पे। ओके, कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए पहला तो क्वेश्चन यही है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, ये आपकी अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार मिला है इसको ये मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस काव्य संग्रह से ली गई है। नदी के द्वीप जो है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है हरी घास पर क्षणभर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरी घास पर क्षणभर ये किसकी रचना है, ये भी हमारी अज्ञे जी के द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर देना है। ठीक है, चलिए किस उपन्यास द्वारा अज्ञे नारी की दृष्टि अल्हड़ापन और मार्दव को अभिव्यक्त करते हैं। यह है आपकी बाजरी कलगी की। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। अज्ञे पर सर्वाधिक प्रभाव किस विचारक का पड़ा था। ठीक है, अज्ञे जी जो सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए थे वो किस कवि से हुए थे, टी.एस. इलियट से। किससे, टी.एस. इलियट से। आगे बढ़ेंगे 61 की ओर। कितनी नावों में कितनी बार कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए जो प्रयोगवादी कविता होती है वो क्या होती है, नई काव्य भाषा होती है उसमें, एवं नई शैली की प्रयोग धर्मिता होती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। कौन सी कवियत्री तार सप्तक के अंतर्गत संकलित है, यानी कि कौन सी कवित्री जो है तार सप्तक के अंतर्गत आई है, वो है कीर्ति चौधरी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह से संबंधित है। ये है आपकी हरी घास पर क्षणभर से। आगे बढ़ेंगे। मुलम्मा का अर्थ क्या है। देखिए मुलम्मा का अर्थ क्या होता है, बर्तन पर चढ़ाई जाने वाली एक कलई होती है मुलम्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामग्री का निवेदन में साम्राज्ञी कौन है। सॉरी मैं इसको सामग्री बोल दिया, ये क्या है, ये आपका साम्राज्ञी है। साम्राज्ञी का निवेदन में साम्राज्ञी कौन है, ये है आपकी केमियो। कौन है, केमियो है, ये करेक्टर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जापान की साम्राज्ञी किसके मंदिर में जाते समय असमंजस में पड़ गई थी। ये गई थी भगवान बुद्ध के। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। ठीक है आगे बढ़ेंगे। सामग्री का निवेदन कविता किसकी रचना है, ये आपकी अज्ञे जी के द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे 69 की ओर। अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये मिला है कितनी नावों में कितनी बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे दोस्त। चलिए अज्ञे को अज्ञे उपनाम किसने दिया। देखिए जो अज्ञे जी है उनको अज्ञे किसने कहा था, ये कहा था जैनेन्द्र कुमार ने। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका। ये उपमान मैले हो गए हैं,
देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं। सॉरी दोबारा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, ठीक है। किस कविता की पंक्ति है? ये एक पंक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कलगी बाजरे की। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अज्ञे किस काल के कवि थे? अज्ञे जो है ये प्रयोगवादी कवि थे एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दौलती कलगी छर हरी बाजरे की, किसकी पंक्ति है? ये है आपकी अज्ञे जी की पंक्तियां। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ये क्या है? ये एक प्रकार का उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी किसके द्वारा रचित है? अज्ञे जी के द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतीक पत्र का संपादन कहाँ से होता था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका आगरा से। कहाँ से होता था? आगरा से, ठीक है। 76वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है? ये आपके क्या है? एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है यायावर रहेगा याद, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस व्यक्ति की अंतिम पंक्ति है? ये है आपकी नदी के द्वीप, ठीक। किसकी है? नदी के द्वीप की। चलिए आगे बढ़ेंगे 78 की ओर। मूल योजना यही थी कि सप्तक के ऐसे कवियों को सामने लाएगा जिनके स्वतंत्र संग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं हुए। यह कथन किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है? ये लिखा गया है दूसरे सप्तक की भूमिका में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 79 की ओर। सेना में नौकरी किस कवि ने की थी? सेना में नौकरी अज्ञे जी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि आज की हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। यह कथन किसका है? यह कथन अज्ञे जी का है, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे 80 क्वेश्चन, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और यहीं से तुम देखना आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बीए की कंप्लीट तैयारी के लिए अगर आपको करनी है बीए की, अगर आप अपने बीए में जो है आप अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, फिर देखना आपका रिजल्ट कितना शानदार होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इनको पढ़ते रहना है और इनको रिवाइज करते रहना है। बाय बाय।